अप्रैल 15, 2023 तक उसकी जराइम की दुनिया में बाकायदा बादशाहत कायम होती है। उसमें अतीक अहमद का लड़का था। हाँ, छोटे वाले। क्या नाम था उनका? अबान जा रहे थे मिलने भाई से जेल में। जी। उल्टी गिनती कहाँ से शुरू हुई अतीक की? जब उसका एक और बेटा एक हादसे का शिकार हुआ, उसका जो खानदान का बेटा था वो एक दुर्घटना में मारा गया। वहां पर अभी भी 2023 में जब हम जाते थे तो डर लगता था कि कहीं कोई उसके सपोर्टर हमला ना कर दें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। एक बार फिर डॉन अतीक अहमद का परिवार सुर्खियों में है और सुर्खियों में डॉन अतीक अहमद के परिवार के आने के पीछे वजह है उसके छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क दुर्घटना में मौत। आज उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दुर्घटना का शिकार हुआ अबान अहमद। उस वक्त उसके साथ उसके 5 साथी भी मौजूद थे गाड़ी के अंदर। क्रेटा कार में ये लोग झांसी की तरफ जा रहे थे। अचानक कार डिवाइडर से टकराई और उसमें अबान समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग यानी कि अबान के जो 3 दोस्त हैं वो अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। अब अबान की मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उसके पीछे क्या कोई साजिश है या महज एक सड़क हादसा है, इन सब सवालों पर बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते कि आखिरकार अतीक अहमद डॉन अतीक अहमद कैसे बना। और इस सवाल का जवाब देने के लिए यानी कि अतीक अहमद की पूरी अपराध की कुंडली बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा मौजूद हैं, जिन्होंने अतीक अहमद मर्डर केस से लेकर अतीक अहमद की जो पूरी कुंडली है वो बाकायदा प्रयागराज में कई दिनों तक ठहर कर पूरी खंगाली और उस पर पुनीत शर्मा से बात करते हैं। पुनीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे डॉन अतीक अहमद डॉन कैसे बना? देखिए, डॉन अतीक अहमद की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में 10 अगस्त 1962 का वो दिन था जब अतीक अहमद पैदा होता है और अप्रैल 15, 2023 तक उसकी जराइम की दुनिया में बाकायदा बादशाहत कायम होती है, तब तक जब तक उसकी 3 लोगों ने हत्या ना कर दी हो। डॉन बनने की कहानी उसकी जवानी से ही शुरू हो जाती कि कैसे धीरे धीरे वो अपराध के दलदल में उतरता है। एक के बाद एक उसके ऊपर मर्डर केस लगते जाते हैं और वो ही नहीं, उसका पूरा परिवार, उसका भाई, उसके बच्चे सभी अपराध में उसका पूरा साथ देते थे। प्रयागराज यानी इलाहाबाद के साथ ही पूरा उत्तर प्रदेश उसके जो जुर्म की दहशत सी उससे कांपता था। आलम यह था कि वो लोगों की खाल तक उतरवा लेता था और उसके कई ऐसे किस्से हैं जिसे सुनकर बच्चे भी डर जाते थे। तो लेकिन अब अगर आज की बात की जाए तो आज उसके परिवार के लिए बेहद दुखद दिन है जब उसका एक और बेटा एक हादसे का शिकार हुआ। उसका जो खानदान का बेटा था वो एक दुर्घटना में मारा गया। पहले असद का एनकाउंटर हुआ और अब उसके बेटे की भी मौत हो गई। अब सवाल ये होता है कि उसकी जो पत्नी है वो अभी फरार है, 2 बच्चे जेल में हैं और सिर्फ एक बेटा है जो कि इस वक्त बाहर खुली हवा में सांस ले रहा है। पुनीत, हमें याद है जिस वक्त राजूपाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके भाई को पेशी पर ले जाया जा रहा था, जिस वक्त उनकी हत्या हुई अगस्त 2023 में, उस वक्त आप वहां पर मौजूद थे घटना स्थल पर। तो मौका वारदात पर उस वक्त क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा? देखिए, अतीक अहमद और अशरफ को जब लेकर के आ रहे थे बांदा से ही, तभी से उसकी सिक्योरिटी को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। लोगों को डर था कि कहीं अतीक अहमद पर किसी तरीके का हमला ना हो जाए या फिर उसकी गाड़ी ना पलट जाए। ये तमाम चीज़ें थी और इसीलिए सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी। लेकिन 13 अप्रैल 2023 को असद को झांसी में ही एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया था, जिसमें उसका एक और साथी भी था, वो भी मारा जाता है। इसके महज 2 दिन के बाद जब अशरफ और अतीक दोनों सगे भाई जब पुलिस की वैन से उतरते हैं और वहां पर मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा होता है, मीडिया के कैमरे पे वो लोग कुछ बोलने वाले होते हैं और जैसे ही वो 2-3 शब्द बोलते हैं कि तभी मीडिया के वेश में 3 लोग आए होते हैं, बाकायदा मीडिया का कार्ड होता है और वो अतीक और अशरफ पर सीधा उनके ऊपर फायर करते हैं। पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया जाता है और वो दोनों वहीं गिर जाते हैं, वहीं उनकी मौत हो जाती है। हालांकि तीनों इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाते हैं, पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं कि कहीं पुलिस उनका एनकाउंटर न कर दे। कब्र भी उनकी मैंने अकेले ने खड़े होकर के खुदवाई थी। वो किस्सा बड़ा दिलचस्प है, आप बताते हैं। आप उस वक्त अकेले मौजूद थे वहां पर जिस वक्त अतीक अहमद की कब्र वहां खोदी जा रही थी, थोड़ा बताइए दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इलाहाबाद में खासतौर से जो चकिया का इलाका है वहां पर घुसने में, कदम रखने में कोई भी वो इलाका है जो अतीक अहमद का गढ़ बताया जाता है। बिल्कुल, अतीक अहमद का गढ़, अतीक अहमद का घर और जो पुराना भी घर था जिसको पुलिस ने गिरा दिया था, वहां पर अभी भी 2023 में जब हम जाते थे तो डर लगता था कि कहीं कोई उसके सपोर्टर हमला ना कर दें। लेकिन उसकी मौत के
बाद जब हमने एक एक गली, एक एक घर, उसके घर के अंदर तक जाकर के हमने तस्दीक की, तो तमाम जो राज थे, उसकी डायरी, उसके तमाम पुराने फोटो, शादी हुई 1997 में शाइस्ता के साथ, वो तमाम फोटोग्राफ्स हमारे हाथ में भी लगे थे, जिसको उस वक्त हमने अपने चैनल पर दिखाया था। अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद उसका बेटा भी मर चुका था, तो यह हो रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन पत्नी अभी भी 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, वो फरार है। सिर्फ एक बेटा है अजान, वो अभी बाहर है। 2 बेटों की अब मौत हो चुकी है, 2 बेटे जेल के अंदर है। अब सवाल ये आता है कि इतना बड़ा दुखद हादसा उनके साथ हुआ है। यहां पे यह भी बात है कि झांसी के साथ इनका नाम बहुत जुड़ रहा है, क्योंकि झांसी में ही इसके पहले बेटे असद का एनकाउंटर किया जाता है। उसके बाद जो उसका दूसरा बेटा था, झांसी की जेल में बंद है। बिल्कुल, जेल में उसको बंद किया गया। और अब जब बेटा झांसी जा रहा था तो उसकी क्या ये मौत हुई। अपने भाई से मिलने जा रहा था, कुछ ऐसी खबर है क्या? बिल्कुल, ये अक्सर अपने भाई अली से मिलने के लिए जेल में जाता था। आज भी 5 लोगों के साथ क्रेटा कार से वो जा रहा था, जब पूंछ इलाका था झांसी में, जहां पर उसकी गाड़ी, ऐसा बताया जा रहा है कि जो उसके साथ उमर भी था एक गाड़ी के अंदर, वो मौजूद था। वो बताता है कि गाड़ी डिसबैलेंस हुई और डिवाइडर से टकरा गई, और एक्सीडेंट तो इतना खतरनाक था कि गाड़ी पूरी आगे से खत्म हो गई है। इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोगों को पता चला कि यह अतीक अहमद का बेटा है, तब पुलिस के हाथ पैर फूल गए। सारे जो अधिकारी थे वो मौका वारदात पर पहुंचे कि कहीं कोई साजिश ना हो या एक्सीडेंट है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, लेकिन प्राइमा फेसी प्रत्यक्षदर्शिता तो यही है कि अभी उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हुई है। अच्छा, अतीक अहमद का जो गढ़ आप बता रहे थे, जो उसका गढ़ माना जाता है, वहां पर बताया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, तो कई ऐसे व्यापारी थे जिनके साथ अतीक अहमद के कुछ ऑडियो क्लिप्स थे जो वायरल हुए। पता चला कि अतीक इस तरीके के जो ऑडियो क्लिप थे जिसमें व्यापारियों को धमकाता था, उनसे पैसों की वसूली करता था, वो जानबूझकर वायरल कर रहा ताकि उसका जो दहशत है, उसका डर है, उसका खौफ है, वो व्यापारियों के अंदर, कारोबारियों के अंदर कायम रहे, इलाके के जो नेता होते हैं उनके अंदर भी कायम रहे। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो किस तरीके से पूरा ये, यानी कि मॉडस क्या था उसका? देखिए, 90 के दशक से ही अतीक के अपराध की जो दहशत थी, दस्तक थी, वो पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। शुरुआत इलाहाबाद से होती है, उसके अलावा गोरखपुर, गाजियाबाद तक ये सारी चीज़ें फैलती है। दिल्ली तक वो आता है, सांसद बनता है, विधायक बनता है, कई पार्टीज़ में वो बड़ा नेता रहता है। उसके नाम से ही जब वो जेल में भी बंद रहता है तब भी इलेक्शन जीता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो ताकत थी वो उसका डर था, उसका रहन सहन, उसका पहनावा। चकिया में किसी की भी एंट्री नहीं होती थी, चकिया में पुलिस भी डरने जाने से डरती थी उस वक्त में। और बताया ये भी जाता है कि कई ऐसी जगह थी चकिया जहां वो रहता था कि वहां पर जिन लोगों का वो अपहरण करता था या उठा करके उसके गुर्गे लेकर के आते थे, यहां तक कि लड़कियों की भी बातें आती है कि उनको भी वहां पर उठा करके रखा गया था। अशरफ ज्यादातर ये चीज करता था। लोगों की खाल तक, जिस्म से खाल तक अलग की गई थी। लोगों को डराना ही इसका मुख्य काम था और उसी वजह से लोग डर के मारे पैसे देते थे। जो नहीं देते थे, इसके गैंग के शूटर थे, वो लोग उनको मार देते थे। और मर्डर भी छोटा मोटा नहीं होता था कि गोली मारी और हो गया, ब्रूटल मर्डर होता था। आप खुद सोच सकते हैं राजू पाल की हत्या 2005 में कितना दुस्साहसिक काम किया। वो लोग जेल में थे, उसके बावजूद इन लोगों ने प्लानिंग रची जेल से, अशरफ और अतीक ने, और बेटे ने खुद असद ने शूट आउट किया। गोली तो मारी, चौराहे पे बम मार दिया। बम भी मारे गए वहां पर, बम मार के, बमबाज उनके साथ मौजूद, गुड्डू बमबाज। तो ये लोग, ये जो अभी भी फरार है, वो पकड़ने, अब कितने शातिर हैं कि 3 साल से ज्यादा यूपी एसटीएफ तमाम जगह की पुलिस लगी है, पकड़ नहीं पाई। इन लोगों का गैंग इतना दहशत पैदा कर देता था लोगों में कि प्रयागराज में तो खैर कोई बोल ही नहीं सकता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में खाकी भी इनके आगे सिकुड़ जाती। खाकी से आपने दिलाया। अतीक के बारे में एक बात आपको बताएं कि अतीक का अगर कोई सम्मन या नोटिस उसको कोर्ट की तरफ से जाना होता था और उसकी अगर तामील करनी होती थी किसी पुलिस वाले को या पुलिस स्टेशन को, तो आप यकीन मानिए पुलिस वालों के अंदर खौफ पैदा हो जाता है। एक तरीके से थाने के अंदर भगदड़ मच जाती थी कि आखिरकार कौन जाएगा। कोई तैयार नहीं होता था उस नोटिस की, अब उस सम्मन की तामील कराने के लिए। सच्चाई है नहीं है? देखिए, बिल्कुल सच है ये बात। और लगभग 100 से ज्यादा मुकदमे थे उसके ऊपर, 160 से ज्यादा मुकदमे। इसमें से कम ये मान के चलिए कि 200-300 मुकदमे तो उसके ऊपर दर्ज ही नहीं हुए, क्योंकि विटनेस सामने नहीं आया जिसके ऊपर उसने अत्याचार किया। उन लोगों ने अपनी जबान नहीं खोली, और यहां तक कि पुलिस में भी इतना उस वक्त हिम्मत नहीं थी कि अतीक अहमद के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करें। तो मुझे लगता है कि 200-300 मुकदमे तो उसके ऊपर दर्ज ही नहीं हुए थे। और संपत्ति की बात की जाए तो आलीशान घर होता था उसका, जो अब तोड़ दिया गया पूरी तरीके से। सिर्फ वहां पे आप कह सकते हैं मलबा बचा हुआ है। 11,500 करोड़ की संपत्ति तो उसकी जब्त की गई है।
पाकिस्तान से उसके कनेक्शन से और अच्छे अच्छे हथियार पाकिस्तान थे। के कनेक्शन से याद आया, धुरंधर मूवी में भी बकायदा उसको दिखाया गया है कि किस तरीके से जाली नोटों के कारोबार से जुड़ा हुआ था। उसकी क्या सच्चाई है? क्या वाकई जाली नोटों का जो कारोबार था, जो हमें पता चला कि वाकई एक तरीके से कहें तो पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे भारत के अंदर एक वक्त ऐसा था जब जाली नोटों के कारोबार को पूरे तरीके से कैप्चर करके रखा हुआ था और पूरा ऑपरेट यही करता था? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत बड़ा नाम था और उत्तर प्रदेश के साथ ये नाम भारत में भी हो रहा था, क्योंकि राजनीति में इसका जो दबदबा था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। नेपाल से इसके बहुत अच्छे संबंध चल रहे थे। नेपाल के जरिए पाकिस्तान के इसके संबंध बने। पाकिस्तान से ये बताया जा रहा है कि जाली नोटों का जो भी कारोबार था वो वाया नेपाल ये करता था और इसीलिए इंडियन करेंसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था। और उसी कड़ी को धुरंधर में ये भी बताया जाता है कि लगभग सब कुछ सच ही दिखाया गया है, तो उसी कड़ी को उठा करके धुरंधर में दिखाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को एक बार फिर अतीक नजर आया जिंदा, लगभग वही गेटअप करके जो एक्टर थे वो उसमें बैठे थे धुरंधर फिल्म में। अच्छा, आज जो अबान की मौत हुई उसमें जानना चाहेंगे आपसे, क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है या फिर एक महज सड़क हादसा है? देखिए, अतीक अहमद के दुश्मन बहुत सारे थे। कुछ लोग उस वक्त दबे हुए थे जब तक अतीक अहमद जिंदा था। कुछ व्यापारी थे जो उसको मारना चाहते थे, उससे छुटकारा चाहते थे, लेकिन अतीक अहमद का बाहुबल इतना ज़्यादा था कि वो पार नहीं पा रहे थे। अतीक अहमद मर गया तो अब उनके निशाने पर उसका परिवार था। परिवार मतलब 5 लोग, 5 बेटे थे, एक पत्नी थी जो कि फरार है, एक भाई जो मर चुका है। अब उन 5 बेटों में असद का पहले ही एनकाउंटर हो गया था। 2 बच्चे जेल में बचे हुए थे। अब उनमें से भी एक की मौत हो गई है, एक अभी बाहर है। तो ऐसे में परिवार में बचेगा कौन? तमाम जो पैसे भी थे, अतीक की बेनामी संपत्ति भी इसने बहुत सारे व्यापारियों को अपने आदमियों के नाम पे भी कर रखी थी। बताते तो ये भी हैं कि गुड्डू बम्बास के पास भी इसका बहुत सारा पैसा था और कहीं ना कहीं जो व्यापारी या दूसरे लोग थे जिनके पास 1-2 करोड़ नहीं, सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपया था, वो लोग भी इससे छुटकारा पाना चाहते थे। तो 3.5 साल लगभग का वक्त क्या लिया गया किसी साजिश को अंजाम देने में? क्या कोई साजिश के तहत ये एक्सीडेंट कराया गया क्योंकि वहां पे कोई सीसीटीवी नहीं था? क्या वाकई में ये एक्सीडेंट है? ये अभी पुलिस जांच का विषय है और झांसी पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करे, लेकिन लखनऊ से भी पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। उल्टी गिनती कहां से शुरू हुई अतीक की? देखिए, उल्टी गिनती तो 2005 राजू पाल से ही शुरू होती है, जो मुझको लगता है, जो मेरा क्राइम सेंस कहता है। राजू पाल की हत्या के बाद ये लोग इसमें मुख्य थे, जेल चले गए, जेल से साजिश रचे थे, लेकिन इनकी ताबूत में जो आखिरी कील थी वो फिर जो मुख्य गवाह था राजू पाल की हत्या का, वो था। जैसे ही इन्होंने उसकी हत्या करी 2023 में जनवरी में, उसके असद ने उसमें मेन रोल निभाया, साजिश इन लोगों ने की। उसके बाद से ये क्लियर हो गया था, योगी सरकार बहुत टाइट थी, ये क्लियर हो गया था कि अब इनके ऊपर कोई बड़ा शिकंजा कसा जाएगा और इसीलिए इनको पंजाब की जेल से ले आकर के यहाँ पर भी रखा गया था। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और परिवार के लोग भी फरार थे उस वक्त। तो ये तय हो गया था कि जिस तरीके से राजू पाल की हत्या हुई और उसके बाद उसके मुख्य गवाह की हत्या हुई, वो ताबूत में आखिरी कील थी और उसके बाद एक एक करके असद का एनकाउंटर हो गया, अब उसका बेटा भी चला गया। तो 3 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। अब पता नहीं उनकी नज़र किन दुश्मनों की नज़र इन तीनों बच्चों पे भी है, क्योंकि शाइस्ता भी अभी फरार है। तो बिल्कुल देखिए, शाइस्ता, इसके अलावा गुड्डू बम्बास जो कि बेहद करीबी माना जाता था अतीक अहमद का, ये दोनों अभी फिलहाल फरार चल रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि योगी राज के अंदर अतीक अहमद का उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में जो एक खौफ हुआ करता था वो पूरे तरीके से निस्तेनाबूद हो चुका है, पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। अब कुछ और इसी तरीके के किस्से और कहानियों के साथ अपराध से जुड़ी अगली बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।